नमस्कार मित्रों, द नेशनलिस्ट शो के इस ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, अद्वैता काला जी। अद्वैता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अद्वैता जी। अभिवादन। जी, अद्वैता जी लेखिका हैं। फिल्में लिख कई प्रसिद्ध फिल्में और टेलीविजन सीरियल लिख चुकी हैं। और इसके अलावा विश्लेषक भी हैं। विभिन्न समाज की जो राजनीतिक सामाजिक गतिविधियां हैं उस पर नजर रखती है। खासकर केरल के अंदर उन्होंने बहुत ग्राउंड लेवल के ऊपर काम किया है। डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं। जो आज आप लव जिहाद के ऊपर एक बहुत बड़ा नैरेटिव बना हुआ देखते हैं, उसमें अद्वैता काला जी का एक बड़ा प्रमुख योगदान है। और खासकर जिसको आप कहते हैं कि अ, राष्ट्रीय विचारों को लेकर उनके विचार बड़े प्रखर हैं। सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहती हैं और उनका एक अपना यूट्यूब चैनल है। इसमें संडे क्लब के नाम से एक बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम चलता है। उस यूट्यूब चैनल का नाम है अद्वैता काला। और मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा कि वे उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और संडे क्लब लाइव आता है, जैसा कि नाम है, संडे को ही आता है। और उसमें अच्छी चर्चा होती है, तो उसको आप लाइव ब्रॉडकास्ट भी देख सकते हैं, बाद में उसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो अद्वैता जी, आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमने आपको लगातार टेलीविजन चैनल्स पर और पत्र पत्रिकाओं में जो है लिखते हुए भी इस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस संबंध में देखा है कि अभी 2024 के चुनावों के परिणाम आ गए हैं। चुनावों के परिणाम आने के बाद दो जो जनरल इंप्रेशन है वो ये है कि पहला इंप्रेशन तो ये है कि कांग्रेस जो है वो बहुत हमलावर रुख जो है बड़े अग्रेसिव हो गई है। और बीजेपी जो है वो थोड़ी बैकफुट पे नजर आ रही है। तो इसको आप जो है वो हाउ डू यू एनालाइज दिस और हाउ डू यू सी दिस? क्या ये नैरेटिव है? इस नैरेटिव में कितनी सच्चाई है? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? आपके क्या विचार? देखिए अरुण जी, मुझे लगता है कि अगर आप खाली व्यवहार से देखें या एटीट्यूड से देखें, पर लगता है जैसे भाजपा इलेक्शन हार गई है और कांग्रेस जीत गई है। और वो भी ऐसी नहीं जीती है, लगता है जैसे स्वीपिंग मैंडेट के साथ जीती है। तो ये थोड़ा, मुझे अंग्रेजी में एक शब्द है कॉग्निटिव डिसोनेंस, ये मुझे थोड़ा कॉग्निटिव डिसोनेंस लग रहा है। और देखिए, कांग्रेस की जो फितरत हम कहते हैं या जो स्वभाव है उसका, वो थोड़ा एरोगेंट है ही। और ये थोड़े कुछ सालों में, आप समझ लीजिए पिछले 10 सालों में इनका थोड़ा डाउन टाइम चल रहा था। एंड दे वर अभी भी डबल डिजिट्स में है, पर दे हैड गॉन डाउन टू लाइक 51, 48, 9, वो दोस काइंड ऑफ नंबर्स। अब ये 99 पर पहुंच गए। और ये इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब भाजपा जो ज्यादातर अपनी हिस्ट्री में ऑपोजिशन में ही रहा है, उसका नेचुरल स्टैंड है ऑपोजिशन वाला। मतलब हम तो भाई, हमें लड़ना है, संघर्ष करना है, कोई खुशी की बात नहीं है। अगर आप स्वीप भी कर लीजिए या आप जीत भी लीजिए, तब भी क्यों आप बेहतर कर सकते थे, क्यों नहीं किया आपने? तो ये भाजपा की फितरत है। सो आई थिंक व्हाट यू आर सीइंग नाउ इज द नेचुरल पर्सनालिटीज ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज इमर्जिंग। क्योंकि 1.5 महीना ही हुआ है, अभी हाल ही में रिजल्ट्स आए हैं। और भाजपा का हम जानते हैं कि उनका कंसल्टेटिव प्रोसेस होता है, वो बहुत बैठक रखते हैं, सोच विचार टीम बनाएंगे, वो टीम ग्राउंड पे जाएगी, लोगों से बात करेगी। तो जब तक उनका पूरा एनालिसिस खत्म नहीं होता, तब तक दे आर गोइंग टू होल्ड देयर पीस। मैं हाँ, अद्वैता जी, आप बात करी थी। मैं इस बीच में अपने दर्शकों को आज हम एक थोड़ा दिलचस्प एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। अद्वैता जी जो है उनके पास एक कैट है जिसका नाम है फिलिक्स। तो फिलिक्स जो है वो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को लेकर बड़ी, ऐसा लगता है कि उत्साहित है, और वो इस चर्चा में जो है वो शामिल होना चाहती है। तो बीच बीच में अद्वैता जी की पास जो है वो कैट भी आपको नजर आएंगी, वो फिलिक्स भी आपको नजर आएंगी। तो आएगा, आएगा। आप आएगा। तो जी जी, जेंडर तो फिलिक्स जेंडर आपको मिक्स अप नजर कर रहे आएगा। हैं। तो इस बार आप जो है वो अद्वैता जी के साथ साथ जो है फिलिक्स की कंपनी जो है और उसको भी एंजॉय करें। तो अद्वैता जी, हम इस चर्चा पे वापस लौटते हैं कि जैसे आप बता रहे थे कि ये एक दोनों की जो है वो रियल पर्सनैलिटी सामने आ रही है जो है उसमें। लेकिन अब मैं इस पे आता हूँ कि बीजेपी ने एक मुद्दा जिसपे बीजेपी बैकफुट पे आई, जिसमें बैकफुट पे उस सेंस में कि चुनाव में नुकसान हुआ, उस नैरेटिव को काउंटर नहीं कर पाए। कि वो नैरेटिव था कि भाजपा संविधान को बदल देगी अगर उसकी 400 से ज्यादा सीटें आ गई। ये एक झूठा नैरेटिव था, लेकिन ये नैरेटिव काम किया। और ये कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने इस नैरेटिव को, इस विमर्श को चलाया। अभी हाल में दो चीजों की घटनाएं हुई हैं। एक,
तो केंद्र सरकार ने एक गैजेट नोटिफिकेशन लाकर संविधान हत्या दिवस इसकी घोषणा की है, जिसे लेकर कांग्रेस काफी तिलमिलाई है। और ये जो संविधान हत्या दिवस है, ये 25 जून 1975 को जो भारत में 21 महीने के लिए आपातकाल लागू कर दिया गया था और संविधान को ताक पर रख दिया गया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा, उसको लेकर जो है, ये मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, बेसिक जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो उसकी याद में ये मनाया जाएगा, क्योंकि उस समय सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया था, संविधान में परिवर्तन कर दिए गए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खासकर जो है 1.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जेलों में थे और बड़े लोगों ने अपनी जान भी गंवाई उसके बाद में। शाह कमीशन ने इसके बारे में अपनी रिपोर्ट दी। 1978 में शाह कमीशन बैठा और शाह कमीशन ने इस पूरे इमरजेंसी के मामले में बताया कितनी जातियां हैं। तो इन जातियों को याद करने के लिए और संविधान को बचाए रखने के लिए, अब एक तरफ बड़ी दिलचस्प बात है कि एक तरफ वो लोग हैं कांग्रेस जिसने कि संविधान के साथ जो है इस प्रकार से खिलवाड़ किया, या जिसको कहते हैं, अगर भाजपा के शब्दों में कहा जाए, संविधान की हत्या की। वो आरोप लगा रहे हैं भाजपा के ऊपर और संघ के ऊपर, जिन्होंने कि उस समय संविधान की रक्षा के लिए जो लोग जेल में गए थे। आप इस ये जो मूव हुआ है संविधान हत्या दिवस वाला, और उसके इमीडिएटली बाद 16 जून को और 16 जुलाई को प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में हमारा संविधान हमारा सम्मान इसके नाम से केंद्र सरकार ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसमें कि संविधान में हमारे को जो भी जानकारियां चाहिए वो दी जाएंगी। हालांकि मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि ये जून 24 जनवरी 2024 को हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये अभियान शुरू किया गया था चुनावों से बहुत पहले, लेकिन अब ये पोर्टल भी लॉन्च किया जा रहा है, तो इसको भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। तो आप कैसा देखती हैं इसको? क्या ये बीजेपी का काउंटर ऑफेंसिव है? देखिए, जो बीजेपी कर रही है वो खुद में सही है, पर ये क्या पहले करना था? मुझे लगता है हाँ, ये तो हम सब कहेंगे। देखिए, क्योंकि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल थ्रेट कभी भी भारत को फेस करनी पड़ी है, वो है आपातकाल के दौरान। तो वो समय, जैसे मेरी पीढ़ी, मैं भी उसकी मुझे कोई मेमोरी नहीं है, मैं तो उसके बाद पैदा हुई थी। तो मुझे भी नहीं पता वो क्या हुआ। खाली जो किताबों में कहा जाता है, जो बोला जाता है, वो ही, वहां से ही हमें पता है कि क्या हुआ उस समय। अब इतने लोग अभी भी जीवित हैं जो बहुत एक्टिवली थे इन्वॉल्व उस टाइम में, फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज जिनको प्रोसिक्यूट किया गया। अब आप रतन टाटा जी को देख लीजिए, वो भी जेल होके आए, मुझे पता ही नहीं था। आई न्यू हिम फॉर सो मेनी इयर्स, फिर उन्होंने बातों ही बातों में कह दिया हम भी जेल रह कर आए। तो मैंने कहा अरे, तो इसकी तो बात होनी चाहिए, इसकी चर्चा होनी चाहिए। आई मीन, दिस इज लिविंग मेमोरी। तो मुझे लग रहा है कहीं भाजपा थोड़े बैकफुट में कम्युनिकेशन गेम में तो है। ये रिएक्टिव स्टेज में है। कहीं बैकफुट पे कम्युनिकेशन गेम में, या बहुत ज्यादा बैकफुट पे है? मैं डिप्लोमेटिक हो रही हूँ। हाँ, नहीं नहीं, आप बताइए खुल के। जो है हाँ, डिप्लोमेटिक नहीं, मैं होके रहूंगा मैं, इसीलिए मैंने मॉडरेशन का जो है वो जिम्मा उठाया है। आप बिल्कुल खुलकर बात करिए, क्योंकि जी बिल्कुल। हम राष्ट्रीय हित के परिप्रेक्ष्य से सोच रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट कि किसी की गलती निकाल कर उसे कटघरे में खड़ा करने की स्थिति नहीं है। बात अल्टीमेटली ये है कि जो राष्ट्रीय विचार रखने वाले लोग हैं वो सत्ता में बने रहें, और हम्म, कैसे वो अपनी, अगर कोई कमी हो रही है तो उसको ठीक करे। तो हम उस दृष्टि से जो है वो चर्चा कर रहे हैं। और कोई भी पार्टी अच्छा करेगी तो हम उसके विषय में प्रशंसा करेंगे, कोई भी पार्टी खराब करेगी तो हम उसके विषय में जो है वो थोड़ा सा अपना व्यू पॉइंट, सख्त व्यू पॉइंट भी दे सकते हैं। तो आप, क्योंकि आप तो खुद कम्युनिकेशन के फील्ड की हैं, तो जी। इसलिए आप सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हैं। और थोड़ा ये भी बताइए कि कम्युनिकेशन में बीजेपी को क्या करना चाहिए जो है कि वो इम्प्रूव करे। तो पहले आप ये बताइए कि कैसे ये बैकफुट पे नजर आ रहे हैं और ये क्या नजर आ रहा है क्योंकि ये रिएक्शन दे रहे हैं, इवन ऑन अ मुद्दा जहां इनकी पूरी, दे आर इन द राइट, तब भी ये लोग लग रहे हैं जैसे हम रिएक्ट कर रहे हैं। और देखिए, आपने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान खतरे में है, ये सब इनके कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट्स बनाए थे, दे उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये चीजें कही थी, और उसे उठा के फिर कांग्रेस रैन विद इट, जैसे कहते हैं, विच इज इट्स राइट टू डू, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो ये होता है। तो थोड़ा जो सेल्फ डिसिप्लिन भी होना चाहिए, नियंत्रण जो होना चाहिए, वो थोड़ा आई थिंक ऑल्सो मिसिंग है।
मैं जानती हूँ कि डेमोक्रेसी में बहुत मुश्किल होता है, पार्टी में भी इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, पर आप फिर ऐसे हथियार क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी पिछले 10 साल से रही है कि संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र खतरे में है, इलेक्शंस नहीं होंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये नैरेटिव तो ये तब से चला रहे हैं। और ये लेफ्ट का नैरेटिव है जो हमने अभी अमेरिका में भी देखा, जो डोनाल्ड ट्रंप का असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, यही कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, अगर ये प्रेसिडेंट बन गए तो ये इलेक्शन फिर से कभी नहीं होगा अमेरिका में। तो ये ग्लोबल लेफ्ट का नैरेटिव है, और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का ही नैरेटिव नहीं है, मुझे लगता है ये ग्लोबल लेफ्ट का नैरेटिव है। और बिल्कुल उनके सलाहकार हैं जो विदेश में बैठे हुए हैं, जो उनको कह रहे हैं कि आप ये करिए, अब वो कहिए, ऐसा ऐसे आगे बढ़िए, वो सब चल रहा है। तो जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे खिलाफ बहुत सी शक्तियां आ गई हैं, ही इज नॉट रॉन्ग, वो सही बोल रहे हैं। पर मेरा सवाल ये है कि रिएक्शन क्या है आपका? अब देखिए, अब आप 10 साल ऑफिस में रहे हैं, वो बहुत लंबा समय होता है, स्पेशली इन अ डेमोक्रेसी। थोड़ी चीजें ओल्ड सी लगती है, फ्रेशनेस नहीं है उनमें। तो पब्लिक को भी रुझाना, पब्लिक को इंटरेस्टेड रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है, और इसके लिए एक सोची समझी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और मेरा ये है कि भाजपा ने कोई चेंजेस नहीं किए। हो सकता है कि वो चेंजेस आने वाले हैं, जैसे मैंने कहा 1.5 महीने ही हुए हैं, अभी इट्स स्टिल अर्ली डेज। पर बहुत बड़े इलेक्शंस आ रहे हैं अभी, महाराष्ट्र का आ रहा है, झारखंड का आ रहा है, फिर अगले साल आपका आएगा। हरियाणा सो का भी है, और हरियाणा का है, मैं जहां मैं जम्मू रहती हूँ। कश्मीर का भी सुप्रीम कोर्ट ने तो एग्जैक्टली बदला, exactly। हालांकि वहां थोड़ी सी कानून और व्यवस्था की स्थिति हुई, पर ये तीन स्टेट्स के तो हैं ये, नवंबर तो तक हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है अरुण जी कि जैसे भाजपा तृप्त है, उनको लगा है कि हमने हिस्ट्री बनाई है, वो जो बनाई है, आप तीसरी बार आ गए सत्ता में। दे आर वेरी वेरी हैप्पी इट सीम्स। और इनमें भूख है, तो ये दौड़ रहे हैं, और ये कह रहे हैं हम ये भी करेंगे, ये भी कहेंगे, वहां भी जाएंगे। राहुल गांधी पूरे देश घूम रहा है, कभी इस राज्य में, कभी वो राज्य में, कभी इनसे मिल रहा है, कभी उससे मिल रहा है। सो आई थिंक, यू नो प्राइम मिनिस्टर इज अ वेरी बिग ब्रांड। आज पॉलिटिकल ब्रांड प्राइम मिनिस्टर मोदी से कोई बड़ा नहीं है, मैं आज भी वही कहूंगी। पर भाजपा वो ब्रांड को कैसे प्रोटेक्ट कर रही है? मुझे नहीं लग रहा वो पीएम मोदी के ब्रांड को प्रोटेक्ट कर रही है, बिल्कुल नहीं। सो आई थिंक दे नीड टू रियली हैव सम चेंजेस गोइंग ऑन। एक और बड़ी बात जो है वो चल रही है, जिसको माना जा रहा है कि जिसने बीजेपी के लिए दिक्कत पैदा की, और जो अभी जो बीजेपी जो भी काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करना चाहती है या नैरेटिव की लड़ाई में अपना नैरेटिव बिल्ड करना चाहती है, पार्टी के अंदर एक बड़ी तादाद जो है ऐसे लोगों की है जिनका कि पार्टी की विचारधारा से कोई लेना देना। आप उत्तराखंड से हैं, और मूल रूप से, और आपने देखा कि अभी हाल में जो उपचुनाव हुए उसमें दो सीटें वहां पर थी। एक सीट बद्रीनाथ की थी, और वो सीट बीजेपी ने लूज की, जहां तक मेरी जानकारी है। वहां पर बाहर से एक कैंडिडेट को लाकर, दूसरी पार्टी से कैंडिडेट को लाकर जो है वहां पर टिकट दी गई थी। दूसरी सीट के बारे में हालांकि मैं एक बात बताना चाहूंगा कि उस सीट पे बीजेपी की परफॉर्मेंस असल में काफी अच्छी रही है, मंगलोर की सीट थी वो शायद। और उस सीट पे बीजेपी आज तक कभी भी नंबर 2 पे नहीं आई थी, वो सीट हमेशा बीएसपी के पास जनरली रही, या मैक्सिमम अगर एक आध बार गई तो कांग्रेस के पास गई। बीजेपी इस बार काफी करीब पहुंच गई वहां पर, हालांकि वहां पर भी थोड़ा टर्नकोट ही था कैंडिडेट। ये जो, क्योंकि चुनाव के बाद एक बड़ी बात जो उभर कर आई थी वो ये थी कि बीजेपी ने बहुत सारे ऐसे लोगों को टिकटें दी जिनका कि बाहर से टैलेंट लाना कोई बुरी बात नहीं, पार्टी का बेस बढ़ाना भी कोई बुरी बात नहीं है, बट ऐसे लोग जिन्होंने कि मतलब भर भर के, जिसको बोलते हैं कि खुले मन से जो है ना वो आलोचना की हो संघ जैसे संगठनों को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताए आतंकवादी हो। संगठन बुलाया है संघ को, तो और ऐसे गालियां लोगों भी को, है। ये जो बाहर से लाने का जो है वो आपको, और हम एक लार्जर उसमें बात करें तो इलेक्शन टिकट की, कि बीजेपी जो आपको लगता है कि ये कंफर्ट जोन में जो है, क्योंकि आज जो बीजेपी के फेसेस बने हुए हैं
स्पोक्स पर्सन के तौर पे, उनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो मुझे इस बात को कहने में कोई हर्ज नहीं है दैट सम ऑफ देम हैव वेरी वेरी डुबियस क्रेडेंशियल्स जो है। और खासकर आइडियोलॉजिकली तो कोई मतलब ही नहीं है उनका कोई उससे जो है, विशुद्ध रूप से अवसरवादी राजनीति के का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे लोगों से कि आपको लगता है कि बीजेपी में ये एक बड़ी दिक्कत है या इमर्ज हो रही है या आने वाले समय में होगी, तो आपकी कई लोगों से दिक्कत तो अनौपचारिक बात भी होती है, बताइए। अरुण जी, दिक्कत तो ऑलरेडी है। मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल बताती हूँ। हरियाणा में 2014-2019 हम गांव में रहते हैं। उस समय भाजपा के कार्यकर्ता दरवाजे से दरवाजे जा रहे थे, खटखटा रहे थे दरवाजों को, पूछ रहे थे कि आपके पास वोटर कार्ड है, आपके पास स्लिप मिली है, ये वो इंटरेक्शन था कुछ। इस बारी कोई नहीं आया। इलेक्शन वोटिंग के 3 दिन पहले मैंने ट्वीट भी डाली, क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ा मैं जागरूक करूं तो हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग मुझे फॉलो करते हैं जो जो देखते हैं। तो मैंने कहा बोल सकते हैं कि आइए, आप आइए, जा दिखे। कहीं नहीं दिखे, कांग्रेस ज्यादा दिखे। तो आई थिंक एक कार्डर बेस्ड पार्टी में जो आप कह रहे हैं वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब कार्यकर्ता आपका थोड़ा डिसहार्टेंड हो जाता है, डिस्करेज हो जाता है, तो वो क्या करेगा? वो नहीं निकलेगा बाहर। यही हुआ है। अब आप जो लोग, जो आप कितने समय से कहते हैं दरिया बिछाना, पोस्टर लगाना दीवारों पर, अब जब वो लोग जो आज के दौर में पिछले 10 सालों में, 20 सालों में दरिया लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, अब आप उनको पद नहीं दे रहे, आप उनको दायित्व नहीं दे रहे हैं, और आप बाहर से लोगों को ला के बैठा रहे हैं। दे मे बी वेरी टैलेंटेड पीपल, इसमें दो राय नहीं है। और ये नहीं है कि उनके लिए जगह नहीं है पार्टी में, जगह तो है। पर आप अपने लोगों को, जो आपकी विचारधारा से शुरुआत से जुड़े हुए हैं, आप उनको नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? और ये सिस्टमैटिकली हो रहा है। एज अ रिजल्ट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या हुआ है कि हम जो अंग्रेजी में कहते हैं, देयर हैज बीन अ ड्रिफ्ट फ्रॉम द कोर आइडियोलॉजी। उससे काफी, आई थिंक, भाजपा की नाव थोड़ी ज्यादा आगे निकल गई है विचारधारा से। देखिए अब अलग एक रास्ता ले लिया उसने थोड़ा मैं बहुत। एक और आपसे जो है वो प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अंतिम प्रश्न है, फिर हम चर्चा को समाप्त करेंगे क्योंकि हम बहुत ज्यादा लंबी चर्चा नहीं करते, फोकस करके चर्चा करते हैं। मुझे ये बताइए, गोइंग अहेड जो है वो आपको क्या लग रहा है कि एक और बड़ी बात है, कांग्रेस जितनी ज्यादा अग्रेसिव हो रही है, जितने ज्यादा आक्रामक हो रही है, हमने देखा कि ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस की नेता है, इंडिया अलायंस की एक प्रमुख जो पार्टनर है, विपक्षी खेमे में इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा कंफर्ट लेवल नहीं है। जब संविधान को लेकर जो है, इमरजेंसी को लेकर जब पार्लियामेंट में भी चर्चा हुई तो उस समय अखिलेश यादव और बहुत सारे जो विपक्षी दलों के नेता थे वो खड़े होकर विरोध नहीं कर रहे थे जैसे कि कांग्रेस विरोध कर रही थी। लोग वो टीवी पे फुटेज देख सकते हैं, यूट्यूब पे जाके। तो और ये सारे के सारे दल मूलतः गैर कांग्रेसवाद से निकले हुए हैं, ये कांग्रेस के विरोध से निकले हुए हैं। और कांग्रेस जितना अग्रेसिव होगी, बड़ा सिंपल सी बात ये है कि कांग्रेस उतना ज्यादा शेयर टिकटों के अंदर विधानसभा चुनावों के अंदर भी मांगेगी। और वो एक तरीके से पोजीशन कर रही है कि राहुल गांधी जो है वो अब प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट है फिर से। तो इसको लेके जो है आपको लगता है कि शायद एक ये भी सोच हो सकती है बीजेपी में कि ठीक है हम थोड़ा बैक सीट लेते हैं और कांग्रेस के जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्ट, जो इंडिया गठबंधन के इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं वो थोड़ा हम बेसिकली इमर्ज होने देंगे। तो क्योंकि एक और महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि जो तीन पार्टियां जिन्होंने की मूलतः बीजेपी की मेजोरिटी को रोका है, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और समाजवादी पार्टी, इन तीनों स्टेट्स के अंदर यानी कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, कांग्रेस इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। कांग्रेस की कोई भूमिका ऐसा सच नहीं रही है, उसने अपने सहयोगियों के दम पर जो भी अचीव किया वो किया। और ऐसे में उनको बिना कॉन्फिडेंस में लिए ये भी शिकायत आ रही है कि कॉन्फिडेंस में भी नहीं ले रहे। तो आप कैसे देखती है इस इनर कॉन्ट्रडिक्शन को? देखिए, आई थिंक अभी भी अगर आप मुझसे पूछिए, देन आई थिंक द शार्पेस्ट पॉलिटिकल माइंड्स इन द कंट्री आर पीएम मोदी एंड अमित शाह जी। उसमें कोई दो राय नहीं है। पर एक और चीज है कि वो सब कुछ नहीं कर सकते, तो और लोगों को भी थोड़ा अपना योगदान देना पड़ेगा इन दिस बिग प्रोजेक्ट भारत जो है। तो ये एक पॉइंट में बोलना चाहती हूँ। दूसरी चीज है
कि सी देयर इज मैथमेटिक्स इन पॉलिटिक्स एंड देन देयर इज केमिस्ट्री। तो ममता दीदी तो राहुल गांधी से बहुत चिढ़ती हैं, ये तो सार्वजनिक बात है, देयर इज नथिंग प्राइवेट अबाउट इट। अब कांग्रेस ने उनको बना दिया है एलओपी। वो एलओपी है पार्लियामेंट में, ही इज नॉट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द वाइडर वर्ल्ड, इन भारत। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन भारत अगर वो सिंगुलर फेस है तो वो नहीं है राहुल गांधी। आउटसाइड ऑफ पार्लियामेंट वो एक कांग्रेस के एमपी हैं, और हाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पर ऑपोजिशन के वो लीडर नहीं है, वन ऑफ द लीडर्स हैं वो। तो ये आई थिंक नीड्स टू बी ऑल्सो अंडरस्टूड कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी चीज है कि ये लोग कहते रहते हैं नॉन बायोलॉजिकल पीएम, नॉन बायोलॉजिकल पीएम। मैं भाजपा से पूछ रही हूँ, ये तो इतना अननेचुरल अलायंस है, आप इसकी बात करिए ना। नॉन बायोलॉजिकल पीएम और ये तो सिली बातें हो गई। ये अलायंस इतना अननेचुरल है, इन्होंने क्या क्या नहीं कहा है एक दूसरे के बारे में, क्या क्या नहीं किया है एक दूसरे को, आप उन वो चीजें सामने लाइए। पर आप इस पे भी बैठे हैं, आप क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं? जैसे आपने बहुत सही कहा कि जून 4 के बाद इंडिया अलायंस की कोई मीटिंग ही नहीं हुई है। और अभी आप देखिए, अभी तो हरियाणा एंड ऑल में तो नहीं होगा क्योंकि वहां एक फेस टू फेस टक्कर है, पर यूपी के आते आते अखिलेश यादव तो इनको छिड़क देगा, ये तो निश्चित है, क्योंकि अखिलेश इज सीइंग अ बिट ऑफ अ रिवाइवल इन यूपी। तो ये फिर कांग्रेस को क्यों अपने साथ खींचेगा, उनका वोट बैंक एक ही है। तो अखिलेश तो अभी तो बड़ी दोस्ती यारी चल रही है, यूपी के लौंडे ये सब चल रहा है, पर आते आते इनको तो बिल्कुल ही छिड़क देगा। सेम थिंग विल हैपन इन वेस्ट बंगाल, क्योंकि ममता बनर्जी तो एनीवे चिढ़ती हैं इससे, ये नहीं सोचती कि राहुल गांधी नेचुरल लीडर है। और कांग्रेस की प्रायोरिटी बहुत क्लियर है कि हमें राहुल गांधी को इस्टेब्लिश करना है, और वो उसको करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दे विल बी विलिंग टू अपसेट एनीबडी, दीदी हो या स्टालिन हो या अखिलेश हो, ये तो तीन बड़े गुट वाले हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना का तो कोई अब वजूद ही नहीं रहा, तो उनकी क्या बात करनी। पर ये पार्टीज को डेफिनेटली ये लोग दे वोंट केयर, क्योंकि इनका वेरी क्लियर मैंडेट है कि हमें राहुल गांधी को एस्टैब्लिश करना है। मैं फिर से बोलूंगी, राहुल गांधी को ग्लोबल लेफ्ट का सपोर्ट भी है, इसीलिए आपने इतनी बार उनको देखा विदेश जाते हुए, कैम्ब्रिज में, यहाँ पे वहां पे स्पीचेस देते हुए, मीट एंड ग्रीट्स करते हुए। ये काफी समय से चल रहा है, और ये नैरेटिव आप सिमिलैरिटी देखेंगे अमेरिका में भी, जो चीजें कही जा रही हैं, कैसे फ्रेम की जा रही हैं। तो ये बहुत सोची समझी प्लानिंग है, और उनका तो ये हाथ मुझे तो साफ दिखता है। अब इंडिया अलायंस की जो अननेचुरल अलायंस है, अननेचुरल मैरिज है, उसको भाजपा को सामने लाना चाहिए। एंड मुझे लग रहा है कि अगर वो ये दिखा सके विथ यू नो, देन आई थिंक कुछ काउंटर रहेगा। क्योंकि अभी फिर से अरुण जी पार्लियामेंट होने वाला है, और फिर से वही बवाल और वही नाटक नौटंकी। आई मीन आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, इस बारी इतना ड्रामा था पार्लियामेंट में कि मन ही नहीं हुआ टू वॉच द प्रोसीडिंग्स। एंड फ्रैंकली पॉलिटिशियंस की तो इज्जत एनीवे कम थी, अब मुझे लग रहा है और भी कम हो गई है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। काफी इस बार जो है वो रहा, और काफी असंसदीय जो है मैंने मतलब काफी असंसदीय तरीके से जो है विपक्ष ने खासकर जो है वो बिहेव किया। क्योंकि मैंने बतौर पत्रकार जो है वो खुद कई सालों तक पार्लियामेंट कवर की है, और अलग अलग सरकारों के समय कवर की है, पर मैंने कभी भी इस तरीके का विपक्ष का जो व्यवहार है गैर संसदीय वो नहीं देखा था। और इट वाज लाइक अ जुवेनाइल क्राउड ऑफ यंगस्टर्स। आई मीन ये कंटेंट क्रिएटर्स का दौर है। तो अब क्या हो रहा है कि पार्लियामेंट में भी कंटेंट क्रिएटर्स आ गए हैं। अब राहुल गांधी जो जो कर रहे थे वेरी वेल पार्लियामेंट सेड। में, या महुआ मोइत्रा जो कह रही थी अबाउट हर बॉडी पार्ट्स एंड ऑल दैट, ये क्यों कहा जा रहा है? ये इसीलिए कहा जा रहा है कि वो क्लिप लेके आप उसे वायरल करिए और ये कंटेंट बन जाएगा। तो डू वी वांट कंटेंट क्रिएटर्स इन पार्लियामेंट, और डू वी वांट स्टेट्स पीपल एंड पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट पॉलिसी? तो ये जो कंटेंट क्रिएशन का ये जो भूत सवार है ना, कि वायरल हो गया आप बाहर तो भाई आप हीरो हैं फॉर द डे,
ये आई थिंक हैज बीन वेरी डैमेजिंग। तो अद्वैता जी, आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम जल्दी मिलेंगे नए विषय के साथ। अद्वैता जी पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आई हैं, और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद भी नियमित रूप से हमारे चैनल पर आएंगी और अपने विचार रखेंगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं, उनका YouTube चैनल है अद्वैता काला। उसे प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करें, और आगे शेयर भी करें। बहुत अच्छा चैनल है, और संडे क्लब उनका एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आता है, उसे भी आप लोग जो है ज़रूर देखें। और अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के इस अंक में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।